हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी जो क्लास है वीड मैनेजमेंट, इसमें अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ हर्बिसाइड, शाकनाशियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशंस ऑफ हर्बिसाइड, शाकनाशियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ हर्बिसाइड, शाकनाशियों का जो वर्गीकरण है वो अपन किस आधार पर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन, पहला है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। शाकनाशियों की जो क्रियाविधि है मोड ऑफ एक्शन, उसके आधार पर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, किस समय पर अपन शाकनाशियों का प्रयोग ले रहे हैं उस समय के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इनका टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी के आधार पर अपन शाकनाशियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, चयनात्मक है या अचयनात्मक शाकनाशी है, इस प्रकार से। बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल, जो खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं उसके स्पेक्ट्रम के आधार पर अपन शाकनाशियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कोई नैरो स्पेक्ट्रम है या ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है। बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन, साइट ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर अपन शाकनाशियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। बेस्ड ऑन रेजिडुअल एक्शंस ऑफ द सोयल, सोयल के अंतर्गत अवशेष का जो प्रभाव होता है शाकनाशियों का, उसके आधार पर अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन के आधार पर अपन उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। शाकनाशियों का फर्स्ट जो वर्गीकरण है वह है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, क्रियाविधि के आधार पर। इसमें दो भागों में बांटा गया है, पहला कॉन्टैक्ट शाकनाशी और दूसरा सिस्टेमिक एंड ट्रांसलोकेटेड शाकनाशी। कॉन्टैक्ट शाकनाशी को अपन हिंदी में बोलते हैं संपर्क, और सिस्टेमिक या ट्रांसलोकेटेड जो शाकनाशी होता है उसको बोलते हैं स्थानांतरित शाकनाशी या तंत्रीय शाकनाशी भी इसे बोल सकते हैं। कॉन्टैक्ट जो शाकनाशी होते हैं वो प्लांट के यदि अपन जिस पार्ट में डालते हैं उसी पार्ट को वो क्या करते हैं, किल करने की कैपेसिटी रखते हैं। प्लांट सिस्टम के अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन जो सिस्टेमिक एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स होते हैं वह क्या करते हैं, प्लांट सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। जिस स्थान पर अपन डालते हैं वहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर जाकर ये क्या करते हैं, प्लांट को किल करने की कैपेसिटी रखते हैं। देखते हैं अपन इनको। दीज हर्बिसाइड आर बिगन लेस मोबिलिटी, ये हर्बिसाइड क्या होते हैं, कम मोबिलिटी जो इनकी होती है, गतिशीलता होती है इन शाकनाशियों की, वो क्या होती है, कम होती है। किल द प्लांट प्राइमरली बी कॉन्टैक्ट विथ द प्लांट टिश्यू, और ये है उन्हीं ही टिश्यू को किल करने की कैपेसिटी रखते हैं जो इनके संपर्क में आता है, जैसे पैराक्वाट, डाइक्वाट, प्रोपेनिल एंड ऑक्सीफ्लोरोफेंस जो हर्बिसाइड्स होते हैं वह कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। और ये जो शाकनाशी है ये प्लांट के उन्हीं ही पार्ट को किल करते हैं जो इनके संपर्क में आता है, जो इनके संपर्क में आता है। दूसरा सिस्टेमिक एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स वो होते हैं, यदि अपन रूट के अंतर्गत इन शाकनाशियों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये स्टेम में ट्रांसलोकेटेड हो जाते हैं। यदि लीफ एंड स्टेम में इनका प्रयोग करते हैं तो ये रूट तक पहुँच जाते हैं। संपूर्ण जो प्लांट सिस्टम होता है उसके अंदर ये चले जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, या तो इनको सिस्टेमिक बोलते हैं या इनको ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड बोलते हैं। देखते हैं, हर्बिसाइड मूव विथ इन द प्लांट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट टू इट्स अदर पार्ट, वेरिएबल एक्सटेंट, इजी हर्बिसाइड एक्सपेक्ट कॉन्टैक्ट आर सिस्टेमिक इन नेचर लाइक 2,4-D। ये जो हर्बिसाइड्स होते हैं इनको अपन जिस पार्ट को ट्रीटमेंट करते हैं उससे कहीं दूर जा कर के ये क्या करते हैं, प्लांट को किल करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से हर्बिसाइड शाकनाशी आते हैं, 2,4-D आता है, एट्राजीन आता है, पेंडीमेथालिन, ग्लाइफोसेट, मेट्रिब्यूजिन, ETC हर्बिसाइड्स जो होते हैं वह सिस्टेमिक या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स होते हैं। एट्राजीन्स इज ए सिस्टेमिक एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स। एट्राजीन जो होता है वह सिस्टेमिक की कैटेगरी के अंतर्गत भी आता है और कॉन्टैक्ट जो हर्बिसाइड है उसकी कैटेगरी के अंतर्गत भी आता है। क्या, एट्राजीन, यह दोनों कार्य करता है। बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, टाइम ऑफ एप्लीकेशन जिस समय पर अपन फसल में प्रयोग कर रहे हैं उस समय के आधार पर
जो शाकनाशी है उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, जिसको अपन पीपीआई बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पीपीआई बोलते हैं, पीपीआई प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्लांट की बुआई से पहले इन शाकनाशियों को मृदा के अंतर्गत मिक्स किया जाता है या मृदा में छिड़का जाता है। दूसरा होता है प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस शाकनाशी वो होते हैं जिनका अपन फसल बुआई के बाद में, लेकिन उनकी फसल जो इमरजेंस होती है, फसल मृदा सतह से बाहर आती है, उससे पहले उनका प्रयोग किया जाता है। लगभग फसल बुआई के 1 से 2 दिन बाद इनका प्रयोग करते हैं। और पोस्ट इमरजेंस जो हर्बिसाइड होते हैं वो मृदा सतह से बाहर यदि फसल आती है उसके बाद में इन शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है। लगभग 15 से 30 दिन की अवधि के अंतर्गत अपन जनरली जो फसल होती है, सीजनल जो फसलें होती है, उनमें करते हैं अपन इन शाकनाशियों का प्रयोग। तो देखते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशंस ऑफ हर्बिसाइड्स, एप्लीकेशंस ऑफ हर्बिसाइड इन फाइनली प्रिपेयर्ड लेवल सोइल 1 डे और जस्ट बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप। इस प्रकार के जो शाकनाशी होते हैं वह लास्ट अपन सोइंग जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज करते हैं, फाइनल जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज करते हैं उसके साथ प्रयोग में करते हैं, या फसल बुआई के जस्ट पहले अपन इनका प्रयोग करते हैं। दीज हर्बिसाइड यूजुअली हैव हाइयर वेपर प्रेशर। इन जो शाकनाशी होते हैं इनमें क्या होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। इनको अपन मृदा के अंतर्गत प्रयोग करने के बाद में क्या करते हैं, ये वाष्पशील अवस्था के अंतर्गत कन्वर्ट होते हैं और वाष्पशील अवस्था में कन्वर्ट होकर के मृदा की जो सतह होती है 3 to 5 सेंटीमीटर, वहाँ पे इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। एंड वोल्टेलाइन नेचर, इसके अंतर्गत जो शाकनाशी आते हैं वह है फ्लूक्लोरेलिन, ईपीटीसी एंड ट्राइफ्लोरेलिन। फ्लूक्लोरेलिन, ईपीटीसी एंड ट्राइफ्लोरेलिन जो शाकनाशी होते हैं वह इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगला अपन देखते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, एप्लीकेशंस ऑफ हर्बिसाइड्स 1 to 2 days आफ्टर सोइंग और इमीडिएट आफ्टर सोइंग, immediate after sowing of crop but before emergence of crop but before germination of crop, e.g. pendimethalin, atrazine, elachlor, butachlor and metribuzins। ये जो शाकनाशी होते हैं वे फसल की बुआई के 1 से 2 दिन बाद में प्रयोग किए जाते हैं और फसल जब मृदा सतह से बाहर निकलती है उससे पहले इनका प्रयोग कर लिया जाता है। इस कैटेगरी के अंतर्गत जो शाकनाशी आते हैं वह है पेंडिमेथालिन, एट्राजिन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर एंड मेट्रीब्यूजिन। अगला है पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स, एप्लीकेशंस ऑफ आफ्टर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप एंड वीड बोथ। ये जो शाकनाशी होते हैं इनका प्रयोग मृदा में फसल और खरपतवार दोनों के इमरजेंस के बाद में अपन प्रयोग में करते हैं। मृदा सतह से बाहर आने के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। जनरली 15 to 30 डेज आफ्टर सोइंग। 2,4-D इस कैटेगरी के अंतर्गत जो शाकनाशी आते हैं वह है 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन, मेड सल्फ्यूरोन, क्लाउडी, नो फ्लेप, प्रोपाइल, प्रोपेगिल, etc। आगे अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी। ये मोस्ट है। बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी के आधार पर शाकनाशियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक सिलेक्टिव और दूसरा नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव शाकनाशी वे होते हैं जो अपन फसल में प्रयोग कर रहे हैं, फसल में प्रयोग करने के बाद में फसल के जो प्लांट्स होते हैं उन पे इनका कोई असर नहीं होता है, लेकिन जो वीड के जो प्लांट होते हैं उनको किल करने की ये कैपेसिटी रखते हैं, उनको मारने की कैपेसिटी रखते हैं, वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं। अपन फसल में प्रयोग करते हैं, फसल में प्रयोग करने के बाद क्रॉप के प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन खरपतवारों के जो प्लांट होते हैं उनको किल कर देते हैं। इस कैटेगरी के अंतर्गत सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। हर्बिसाइड विच किल सेलेक्टिविटी ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीड, एक विशेष ग्रुप के जो खरपतवार होते हैं उनको ही क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इन ए मिक्स स्टैंड ऑफ प्लांट्स की जो पॉपुलेशन होती है उसमें से एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को ये क्या करते हैं, किल करने की कैपेसिटी रखते हैं। इजी all the pre-emergence and post-emergence applied herbicide of the field crops। इसके अंतर्गत वह सभी शाकनाशी आते हैं जो या तो प्री इमरजेंस अपन फील्ड के अंतर्गत प्रयोग में लेते हैं या पोस्ट इमरजेंस फील्ड क्रॉप के अंतर्गत प्रयोग में लेते हैं।
फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत प्रयोग में लेते हैं। ध्यान रखना, फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत अपन इन शाकनाशियों का प्रयोग में लेते हैं। यदि आप ये नॉन क्रॉप्ड फील्ड के अंतर्गत प्रयोग में ले रहे हैं तो वह है नॉन सेलेक्टिव हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। हर्बिसाइड विच किल एनी स्पीशीज ऑफ प्लांट इरेस्पेक्टिव ऑफ वीड एंड क्रॉप। दे आर यूज्ड इन कंट्रोलिंग वीड इन रोड साइड एंड नॉन क्रॉप्ड एरिया। इस प्रकार के जो शाकनाशी होते हैं यदि अपन इनको फील्ड में प्रयोग करते हैं तो यह है फसल के जो प्लांट होते हैं उनको भी खरपतवार के जो प्लांट होते हैं उनको साथ किल करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस प्रकार के शाकनाशी खरपतवारों के साथ फसल के जो प्लांट होते हैं उनको भी किल करने की कैपेसिटी रखते हैं, मार देते हैं। और इनका जो होता है मोस्टली जो उपयोग किया जाता है वह है रोड साइड, जो रोड के आसपास खरपतवार पाए जाते हैं उनके अंतर्गत कंट्रोल करने में किया जाता है, या नॉन क्रॉप फील्ड जिन क्षेत्रों के अंतर्गत फसलें नहीं उगाई जाती है वहाँ पर इन शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसिनेट, एरोलियन, पिक्रोनाम एंड एमिट्रोल ETC जो शाकनाशी है वह नॉन सेलेक्टिव है। आगे बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल के स्पेक्ट्रम के आधार पर दो प्रकार का हो सकता है, या तो नैरो स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड वे होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज को ही कंट्रोल करते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड वे होते हैं जो एक से अधिक प्लांट स्पीशीज को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखते हैं। उन्हें है ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड कहते हैं। हर्बिसाइड विच कंट्रोल ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीड ड्यू टू देयर नैरो रेंज usually do not control even all the weed in particular groups। यदि ग्रुप्स के अंतर्गत यदि अपन इन शाकनाशियों का छिड़काव करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो वीड स्पीशीज होती है उसको ही किल करने की कैपेसिटी रखते हैं, अदर वीड स्पीशीज पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे 2,4-D लाइक किल ओनली ब्रॉड लीफ वीड सेज एंड नॉट ग्रासेज। 2,4-D का यदि अपन प्रयोग में करते हैं तो ये ओनली ब्रॉड लीफ जो वीड होते हैं उनको किल करने की कैपेसिटी रखते हैं, या सेज को मार सकते हैं, लेकिन ये ग्रासेज को किल करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। मेट, सल्फ्यूरोन, मिथाइल ETC। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हर्बिसाइड होते हैं वह एक से अधिक प्लांट जो स्पीशीज होती है उनको किल करने की कैपेसिटी रखते हैं। हर्बिसाइड विच कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ वीड, ग्रासेज, ब्रॉड लीफ एंड सेज। तीनों प्रकार की जो स्पीशीज है उनको किल करने की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। ग्रास जो स्पीशीज होती है उनको भी किल करते हैं, ब्रॉड लीफ वीड हैं उनको भी, और सेज जो वीड हैं उनको भी ये किल कर देते हैं। इसके अंतर्गत जो शाकनाशी आते हैं वह है एट्राजिन, पेंडिमेथालिन, इमेजाथेपायर, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर ETC। आगे है बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ हर्बिसाइड। साइट ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर है सोयल अप्लाइड, फॉलिएज अप्लाइड या सोयल एंड फॉलिएज अप्लाइड बोथ हो सकता है। सोयल अप्लाइड एंड सोयल एक्टिव हर्बिसाइड अप्लाइड टू सोयल एक्टिव थ्रू द सोयल एंड किल जर्मिनेटिंग वीड एंड देयर पार्ट। ये क्या करते हैं, सोयल अप्लाइड हर्बिसाइड जर्मिनेटिंग जो वीड होते हैं उनको किल करते हैं, या उनके जो जर्मिनेशन वाले जो पार्ट होते हैं उनको किल कर देते हैं। सोयल एक्टिव हर्बिसाइड इज ऑल प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। इनका प्रयोग कब करते हैं अपन फसल में, या तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन के रूप में करते हैं, या प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड होते हैं वह इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन वाले एंड प्री इमरजेंस जो शाकनाशी होते हैं वे इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, सोयल अप्लाइड हर्बिसाइड या सोयल एक्टिव हर्बिसाइड के अंतर्गत। दूसरा है फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड। फोलियर अप्लाइड जो हर्बिसाइड होते हैं वह प्लांट को इमरजेंस होने के बाद में उसकी जो वायवीय पार्ट होते हैं वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अप्लाइड टू फोलिएज ऑफ द प्लांट नॉन क्रॉप्ड वीड। ऑल पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड लाइक 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन एंड मेट्रिब्यूजिन एंड नॉन क्रॉप्ड हर्बिसाइड पैराक्वाट एंड ग्लाइफोसेट ETC। इसके अंतर्गत दोनों कैटेगरी के साथ शामिल होते हैं। क्रॉप एरिया के अंतर्गत भी इनका प्रयोग कर सकते हैं अपन, और नॉन क्रॉप फील्ड के अंतर्गत भी करते हैं। क्रॉप फील्ड जो होता है वहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन एंड मेट सल्फ्यूरोन एंड नॉन क्रॉप एरिया के अंतर्गत अपन करते हैं जैसे पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट ETC। जो शाकनाशी होते हैं वह फोलिएज एक्टिव नॉन क्रॉप एरिया के अंतर्गत काम में लिए जाने वाले शाकनाशी होते हैं। बहुत सोयल एंड फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड्स की बात करें तो इसमें है एट्राजिन, मेट्रिब्यूजिन,
ये दोनों फॉलिएज भी कर सकते हैं इनको और सोइल के अंतर्गत भी अपन प्रयोग में ले सकते हैं। आगे है बेस्ड ऑन रेजिडुअल एक्शंस ऑफ द सोयल। जो शाकनाशी अपन जब मृदा में प्रयोग करते हैं उसके बाद उसका कितना समय तक अवशेष मृदा में बचा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, रेजिडुअल एक्शंस कहते हैं सोइल की। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, जीरो परसिस्टेंसी हेर्बिसाइड या नॉन रेजिडुअल, जो अपन मृदा में प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद में उनका अपघटन डिकम्पोजिशन जल्दी से हो जाता है, तो वह किस कैटेगरी में आता है, नॉन रेजिडुअल या जीरो परसिस्टेंसी के अंतर्गत। और यदि उनको प्रयोग में ले रहे हैं उसके बाद में वह 2 से 4 सप्ताह तक मृदा में अपना प्रभाव जमाए रखता है, तो उसको क्या कहते हैं, रेजिडुअल हेर्बिसाइड। हो सकता है 2 से 4 सप्ताह से ज़्यादा भी इनका प्रभाव मृदा में हो, 1 से 2 साल तक भी हो सकता है। नॉन रेजिडुअल एंड जीरो परसिस्टेंस हेर्बिसाइड, दीज हेर्बिसाइड इजीली डिग्रेडेड एंड मेटाबोलाइज्ड after applications and leave no or less residual in applied soil. Paraquat, diquat, glyphosate, paraquat, diquat, glyphosate are used in zero and minimum tillage. ये जो शाकनाशी होते हैं पैराक्वाट, डाइक्वाट एंड ग्लाइफोसेट, इनका जीरो टिलेज के अंतर्गत अपन प्रयोग में लेते हैं, इसलिए इनको अपन जीरो टिलेज शाकनाशी भी कह सकते हैं। और इनका जो सोइल के अंतर्गत रेजिडुअल इफेक्ट होता है वह भी जीरो होता है, वह भी क्या होता है, जीरो होता है। बहुत ही कम समय में ये क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। आगे है रेजिडुअल हेर्बिसाइड्स, हेर्बिसाइड विच आर मोर रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशंस। इन जो शाकनाशी होता है उनका डिग्रेडेशन बहुत देरी से होता है। मेंटेन देयर इफेक्ट इन सोयल फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, यूजुअली 15 to 16 वीक। इनका जो यदि अपन मृदा में प्रयोग लेते हैं, प्रयोग में लेने के 15 से 16 वीक तक इनका अपघटन नहीं होता है। जैसे ट्राइजेंस एंड फिनाइल यूरिया, ट्राइजेंस एंड फिनाइल यूरिया जो शाकनाशी होते हैं उनका मृदा में प्रयोग में लेने के बाद 15 से 16 वीक तक अपघटन नहीं होता है। आगे अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना के आधार पर शाकनाशियों का वर्गीकरण। इसमें इनऑर्गेनिक शाकनाशी, पहला है अकार्बनिक और दूसरा है कार्बनिक शाकनाशी। अकार्बनिक शाकनाशी के अंतर्गत जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है उनको अकार्बनिक की कैटेगरी में रखा जाता है, और जिनमें कार्बन पाया जाता है उनको कार्बनिक की कैटेगरी में रखा जाता है। अकार्बनिक शाकनाशी या इनऑर्गेनिक हेर्बिसाइड कंटेंट नो कार्बन एक्शंस इन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके परमाणु के अंतर्गत कार्बन नहीं पाया जाता है। दीज वर फर्स्ट केमिकल यूज फॉर वीड कंट्रोल बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो शाकनाशी होता है इनका प्रयोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आया उससे पहले वीड कंट्रोल के लिए प्रयोग में किया जा रहा था। इन शाकनाशियों का प्रयोग ऑर्गेनिक शाकनाशी आने से पहले इनको प्रयोग में लिया जा रहा था। इसके अंतर्गत है एसिड एंड साल्ट्स। इसमें है एसिड और साल्ट, अम्ल और क्षार। अम्ल के अंतर्गत बात करें अपन तो आर्सेनिक एसिड, आर्सेनियस एसिड, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं वह एसिड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अम्लीय शाकनाशी हैं। ये सारे के सारे अम्लीय हैं। दूसरा साल्ट, लवणीय जो शाकनाशी है वह है बोरेक्स, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्जिनेट एंड कॉपर नाइट्रेट जो शाकनाशी होते हैं वह इस कैटेगरी में आते हैं। ऑर्गेनिक शाकनाशियों की अपन बात करते हैं तो ऑर्गेनिक के अंतर्गत क्या है, कार्बन परमाणु पाया जाता है। इनका प्रयोग अकार्बनिक शाकनाशी आने के बाद में उनके द्वारा जो खरपतवारों का मारने का गुण था उसी के आधार पर इनका आवागमन हुआ। इसमें ऑर्गेनिक शाकनाशी में ऑयल्स जो तेल है वह है, पहले जैसे डीजल का अपन प्रयोग कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्वेंट, जाइलिन टाइप्स, एरोमेटिक ऑयल एंड पॉलीसाइक्लिक
एरोमेटिक ऑयल। पॉलीसाइक्लिक एंड एरोमेटिक ऑयल्स जो होते हैं वह कार्बनिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है एलिफेटिक्स। एलिफेटिक्स इसमें आता है डेलेपान, TCA, एक्रोलीन, ग्लाइफोसेट, मिथाइल ब्रोमाइड, ATC जो शाकनाशी होते हैं वह एलिफेटिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगला है एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप के जो शाकनाशी होते हैं एमाइड्स, उसमें आता है प्रोपेनिल, ब्यूटाक्लोर, एलाक्लोर, CDAA, डाई फिनोमाइड्स, नेप्तलम एंड प्रोपेक्लोर। आगे है बेंजोइक्स जो शाकनाशी है वह है बेंजोइक्स के अंतर्गत आता है। बेंजोइक्स में है 2,3,6, TBA, डाइकिम्बा, ट्राइकिम्बा, क्लोरोमेम्बेन, ETC। बाइपाइरिलिडियम के अंतर्गत दो आते हैं, पैराक्वाट एंड डाइक्वाट। बाइपाइरिलिडियम जो शाकनाशी है उसमें आता है पैराक्वाट एंड डाइक्वाट। कार्बेमेट के अंतर्गत आता है प्रोफेम, क्लोरोफेम एंड बारबेन। कार्बेमेट्स, थायोकार्बेमेट्स, थायोकार्बोमेट्स इसके अंतर्गत आता है ब्यूटाइलेट, डाइलेट, ट्राइलेट, EPTC, ETC। आगे है डाई थायोकार्बोमेट, डाई थायोकार्बेमेट। डाई थायोकार्बेमेट में है CDEC एंड मेथम। आगे है नाइट्रिलीन। इसमें है डाइक्लोरोबेन ब्रोमोजाइनिल। आगे है डिट्रोनाइल्स। डिट्रोनाइल्स के अंतर्गत है नाइट्रिलीन, ट्राइफ्लोरिलीन, बेनिफिन, नाइट्रिलीन, ट्राइफ्लोरिलीन, ब्यूट्रिलीन, ETC। एंड फिनोक्सी जो ग्रुप है उसके अंतर्गत है अपना 2,4-D, 2,4,5-T, MCPB, MCPA, ETC। ट्राइजीन्स के अंतर्गत है एट्राजीन, सीमाजीन, ETC। एंड यूरिएज जो ग्रुप है उसमें है मोनोयूरोन, डाईयूरोन, ETC जो शाकनाशी होते हैं वह इस कैटेगरी में आते हैं। आगे है यूरेलिक्स। यूरेसिल्स। यूरेसिल्स में ब्रोमेसिल, टेर्मेसिल्स, ETC। डाइफिनाइल एस्टर। डाइफिनाइल एस्टर के अंतर्गत आता है नाइट्रोजन एंड फ्लोरोडाइफेन। ऑर्गेनिक आर्सेनिकल्स के अंतर्गत आता है कैकोडिल्स्ट एसिड। एंड अदर्स की कैटेगरी के अंतर्गत आता है बेंजेटन, पिक्लोराम, पायरेराम, पायरी, क्लोर, ETC जो शाकनाशी होते हैं जैसे मेलिक हाइड्राजोइड वगैरह अदर कैटेगरी के शाकनाशी हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन के आधार पर शाकनाशियों का अपन 2-3 भागों में देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मुलेशन के आधार पर शाकनाशी फर्स्ट है वेटेबल पाउडर। किस फॉर्म के अंतर्गत यह काम करेगा उस आधार पर। व्हेन द हेर्बिसाइड मटेरियल आर ऑफ लो सोल्युबिलिटी इन वाटर। जब शाकनाशी का जो मटेरियल होता है उसकी वाटर के अंतर्गत कम सोल्युबिलिटी होती है तो दे कैन बी ग्राउंडेड इनटू द फाइन पाउडर्स फॉर सस्पेंशन इन वाटर।
जब वाटर के अंतर्गत शाकनाशियों की सोल्युबिलिटी कम होती है तो उनको क्या कर दिया जाता है, फाइन पाउडर के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या करते हैं वह वाटर में घुल जाते हैं और सस्पेंशन के रूप में पानी में रहते हैं, सस्पेंशन के रूप में, निलंबन के रूप में पानी में रहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन आर कॉल्ड वेटेबल पाउडर। इस प्रकार के जो फॉर्मुलेशंस होती है वह वेटेबल पाउडर शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे अपना 2,4-D का जो सोडियम साल्ट है वह इस प्रकार का है। अगला है लिक्विड वाटर सोल्यूबल कंसनट्रेट। लिक्विड वाटर सोल्यूबल कंसनट्रेट के अंतर्गत क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था के अंतर्गत पाए जाने वाले शाकनाशी आते हैं जो जल के अंतर्गत घुलते हैं। हेर्बिसाइड फॉर्मुलेशंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल लिक्विड आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल कंसनट्रेट। जैसे 2,4-D एमीन साल्ट, ये जो होता है वह लिक्विड वाटर सोल्यूबल कंसनट्रेट होता है। इसके बाद में आता है इमल्सिफाइएबल कंसनट्रेट। वे शाकनाशी जो सीधे जल में नहीं घुलते हैं, उनको जल में घोलने के लिए किसी इमल्सिफाइएबल की आवश्यकता होती है, तो इसको क्या कहते हैं, इमल्सिफाइएबल कंसनट्रेट। दिए एक्टिव इंग्रेडिएंट इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट एंड एन इमल्सिफाइएबल इज एडेड टू इट। सॉल्वेंट में घोलने के लिए क्या चाहिए अपने को, इमल्सिफाइएबल चाहिए, और इनको जो है अपन इसी के रूप में व्यक्त करते हैं, इमल्सिफाइएबल कंसनट्रेट। सिंस द इमल्सिफाइएबल हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द केमिकल इन वाटर। ये जो इमल्सिफाइएबल है यह है इस केमिकल को जल में यूनिफॉर्म घोल देता है, समान रूप से घोल देता है। नो स्ट्रिंगिंग इज नेसेसरी वाहिल स्प्रेकिंग। इस अपन स्प्रे करते हैं उस समय ये क्या करता है, जल से अलग नहीं होता है उस अवस्था में। जैसे 2,4-D का एस्टर साल्ट, एलाक्लोर, नाइट्रोफ्लोरिलीन एंड डाइलेट्स। ओके, थैंक यू।